गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग ठीक हैं आप लोग और तैयार हैं आज, क्योंकि आज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्या है टॉपिक जो क्रम चल रहा है क्लास का, उसमें अगला टॉपिक क्या है? मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। सब लोग जानते भी होंगे थोड़ा उसके बारे में, कई जगह पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कई वीडियो देखे होंगे, बुक में पढ़े होंगे, सब चीज़ें जानते होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो टॉपिक है मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। तो आज की क्लास का हमारा जो मेन थीम है वो यही है कि आखिर मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति क्यों है, कौन बनाता है इसे, कब बनाया जाता है इसे, कैसे काम करता है ये, क्या इसका उद्देश्य है, इन सब चीज़ों की बात हम लोग करेंगे। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि किसी भी देश में कई टाइप की पॉलिसियां होती हैं, लेकिन सभी पॉलिसियों में दो पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति, सुना होगा आप लोगों ने, जो कि देश की सरकार बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। उसके अंदर बजट, टैक्स आदि चीजों की हम चर्चा करते हैं। गवर्नमेंट की ओवरऑल पॉलिसी जो होती है, देश में कैसे कैसे चीजें होंगी, कैसे चलेंगी, ये सब फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, राजकोषीय नीति का पार्ट है। हर देश में लगभग बनता है, अपने देश में ही बनता है। बजट आप लोग जानते ही होंगे। उसी टाइप से हर देश में एक और पॉलिसी होती है जिसे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है हर देश का सेंट्रल बैंक जो होता है, केंद्रीय बैंक जो होता है, वो बनाता है। ये आप फैक्ट नोट करते रहेंगे। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है, तो आरबीआई बनाता है। लेकिन 2016 के बाद से 2016 से ही इसमें परिवर्तन किया गया है और अब एक काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, मौद्रिक नीति समिति करती है, जिसके बारे में चर्चा भी करेंगे। क्यों करती है, क्या करती है, इन सब के पीछे कारण है। तो इसी संदर्भ में मॉनेटरी पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और इसको हम लोग आज ही खत्म भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात मैं कहूं कि आखिर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश में एक आर्थिक नीति है, इकोनॉमिक पॉलिसी है। क्या है? आर्थिक नीति है, आर्थिक नीति है, इकोनॉमिक पॉलिसी है ये। और बेसिकली ये मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र का। यानी ये जो पॉलिसी होती है ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर के नहीं होती है, ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए होती है, पूरी इकोनॉमी के लिए होती है, पूरे देश के लिए होती है। ध्यान रखिएगा। तो इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है, मुद्रा आपूर्ति को यानी मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है, यानी विनियमित किया जाता है, यानी नियंत्रित किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये मुद्रा आपूर्ति क्या होती है, मनी सप्लाई क्या होती है? तो नकदी, अर्थव्यवस्था में नकदी का होना, तरलता का होना, लिक्विडिटी का होना। तो होना का क्या मतलब है? आपको लगता है कि जो आपके पास पैसे हैं वही पैसा पूरा देश है, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी में बैंक के पास, व्यवसायियों के पास, सबके पास पैसा का होना, नकदी का होना बहुत जरूरी होता है। अगर नकदी नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था थम सी जाएगी। भले ही आज हम डिजिटल युग में रह रहे हैं और बहुत सारे डिजिटल पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। 5 रुपए का खर्चा भी आप डिजिटल पेमेंट से करते हैं, भुगतान भी आप डिजिटल पेमेंट से करते हैं। लेकिन फिर भी नकदी की बड़ी आवश्यकता होती है। और नकदी का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपके पास कैश हो, बल्कि आपके एटीएम में, अकाउंट में भी पैसे हो, आपके यूपीआई में भी पैसे हो, जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकें। तो मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करना यानी मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, ये इसका पार्ट होता है। यानी इकोनॉमी में नकदी को बढ़ाना, इकोनॉमी में नकदी को कम करना, ये मनी सप्लाई का काम मतलब होता है और यही मौद्रिक नीति का काम होता है। अब ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ये कैसे मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, कैसे आरबीआई मुद्रा आपूर्ति को कम करेगा? तो वेट कर लीजिए 5-7 मिनट। हाँ, चेहरे पे ज़्यादा सिकन मत लाइए, अभी समझ जाएंगे आप कि कैसे ये मनी सप्लाई बढ़ता है, कैसे घटता है और आरबीआई की क्या भूमिका होती है। ये सब आप जान जाएंगे इसी लेक्चर में, इसी क्लास में, कि आखिर काम कैसे करता है। तो कोई पूछे कि मौद्रिक नीति होती क्या है, तो बता दीजिए आर्थिक नीति है, समष्टि अर्थशास्त्र की नीति है और इसमें अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को
कम या ज्यादा किया जाता है, विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, या उसको कह सकते हैं नियंत्रित किया जाता है। क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये अभी बाद की बात है। अब आपसे पूछूं मैं कि आखिर मौद्रिक नीति होती क्यों है? जो मैं अभी बोला कि आखिर क्यों मौद्रिक नीति क्यों, तो देखो जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उन सब में पैसे की, नकदी की आवश्यकता होती है। जो बताया मैंने, अगर नकदी होगी नहीं तो लेन देन होगा नहीं। नकदी की आवश्यकता है आपको, कोई भी चीज खरीदने के लिए, कोई भी चीज बेचने के लिए, हर जगह पैसे की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। इसलिए इकोनॉमी में पैसे को बढ़ाया जाता है। लेकिन यह भी बात होती है, जब इकोनॉमी में पैसे बढ़ जाएगी तो फिर उसको नियंत्रित करने का काम किया जाता है कि इकोनॉमी में पैसे का ज्यादा बढ़ना क्या होता है, मुद्रास्फीति लाता है, इन्फ्लेशन लाता है। यानी कोई पूछे मौद्रिक नीति क्यों बनाया जाता है, तो इसका मतलब है वही कि मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, दोनों काम के लिए किया जाता है। अब इससे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये तो अभी बाद का बात है। यानी मौद्रिक नीति क्यों, तो मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने या घटाने के लिए। ठीक है, अब बात आता है कि आखिर मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है। समझ गए मौद्रिक नीति क्या होती है? अब उद्देश्य की बात धीरे धीरे समझेंगे, एक ही बार में नहीं समझेंगे आप लोग। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, आपकी सारी जो डाउट्स हैं वो सारे डाउट, हाँ डाउट लिखते रहें आप लोग। जो डाउट होगा क्लास के फ्लो में बीच में पूछेंगे तो वो आपके लिए हितकर नहीं होगा, सब डिस्टर्ब होंगे आप लोग जो लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो इसलिए आप नोट करते रहें, और नोट करके आप उसको लास्ट में, क्लास के बाद मैं जो सेशन लेता हूँ हर क्लास में, कि आप डाउट जो भी है वो क्लियर कर लेंगे, और एक का डाउट सबको क्लियर कर देगा। तो डाउट तो मैं बार बार कहता हूँ, डाउट अच्छे होते हैं, दाग अच्छे होते हैं। जैसे दाग अच्छे होते हैं, डाउट भी अच्छे होते हैं, है कि नहीं है? तो डाउट क्लियर कर दूंगा। जो भी मन में डाउट चल रहा है क्लास के फ्लो में ना बोलें, बाद में आप उससे पूछ लेंगे। उद्देश्य क्या होता है, तो सरल भाषा में कहा जाए तो मौद्रिक नीति का मात्र दो ही उद्देश्य होते हैं। वैसे इसके कई और उद्देश्य भी होते हैं, लेकिन मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दो हैं। पहला क्या है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन यानी प्रोडक्शन को बढ़ाना। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर मौद्रिक नीति से, मुद्रा आपूर्ति होने से उत्पादन कैसे बढ़ जाएगा? हाँ, आपके शकल बता रहे हैं उत्पादन कैसे बढ़ जाएगा। इंतजार कीजिए, उत्पादन बढ़ेगा। कल एग्जाम आपका नहीं है, आप बीच में ही चिंतित ना हो, आप उत्पादन बढ़ जाएगा और आप खुद कहेंगे हाँ उत्पादन ऐसे बढ़ सकता है ना। तो मौद्रिक नीति का पहला उद्देश्य है उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी और साथ साथ, हाँ बैठ जाइए आकर, कोई दिक्कत नहीं है, जीडीपी बढ़ेगी, साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यानी पहला उसका उद्देश्य क्या हो गया, उत्पादन को बढ़ाना, और उत्पादन बढ़ेगा देश की जीडीपी बढ़ेगी, फिर रोजगार भी बढ़ेंगे, और जब रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय से कहते हैं। और जब आय बढ़ेगी तो ये अर्थशास्त्र का नियम है कि क्या होगा, मांग बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेंगे, और जब डिमांड बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? जब ज्यादा हम मांग करेंगे तो निश्चित तौर पे क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़नी है, महंगाई बढ़नी है। ये रूल है बाजार का कि मांग जब बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, और कीमतों का बढ़ना ही क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। यानी मुद्रास्फीति बढ़ेगी यानी महंगाई बढ़ेगी, वृद्धि होगी, यानी कीमत में वृद्धि होगी। तो जब कीमतों में वृद्धि होगी तब फिर क्या करेगा, मौद्रिक नीति मनी सप्लाई को कम कर देगा और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेगा। और मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी तो बाजार में कीमतें स्थिर हो जाएगी। लेकिन यह मत कहना कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य जो है वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होता है। नहीं, ये कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणाम है। क्योंकि पहले उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, आय बढ़ेंगे, और आय बढ़ने के बाद मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तब जाकर के क्या होगा, तब जाकर के आपका मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी।
अब ये उत्पादन कैसे बढ़ेगा, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा लगातार कि उत्पादन कैसे बढ़ेगा, उत्पादन कैसे बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ जाएगा क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ेगी। इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा, निवेशकों के पास पैसा ज्यादा होगा, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रोजगार देंगे, रोजगार देंगे तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। अब ये बढ़ेगा कैसे मनी सप्लाई बैंकों के पास, लोगों के पास? ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में पढ़ना है, जो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब टर्म है जो आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जाने का उद्देश्य क्या है, आप इस बात को दिमाग में रखें कि इसका मुख्य उद्देश्य दो ही है, लेकिन उस दो उद्देश्यों के साथ साथ अन्य उद्देश्य भी क्या हैं, जुड़े हुए हैं, इसका ध्यान में रखें। तो उम्मीद करता हूं आप समझे कि मौद्रिक नीति होती क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। अब बात करते हैं कि इसके प्रकार की, कि मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है उदार यानी सॉफ्ट मौद्रिक नीति, और दूसरा होता है कठोर यानी हार्ड मौद्रिक नीति। उदार का मतलब क्या हुआ? उदार का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, उदार का मतलब होता है। यानी जब इकोनॉमी में पैसे की कमी होती है तो आरबीआई सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी, उदार मौद्रिक नीति बनाती है। और जब आरबीआई को लगता है, या कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लगता है कि ज्यादा पैसा हो गया, ज्यादा मांग कर रहे हैं लोग, ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई कठोर मौद्रिक नीति अपनाएगी और उस केस में मुद्रा आपूर्ति को क्या कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी यानी कि निवेश कम होगा, मांग कम होगा, और फिर उसके समय से क्या होगा, ऑब्वियसली डिमांड जब कम होगा, मांग जब कम होंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। तो मौद्रिक नीति जो है दो प्रकार की होती है, उदार मौद्रिक नीति और कठोर मौद्रिक नीति। उदार का मतलब मनी सप्लाई बढ़ाना और कठोर का मतलब मनी सप्लाई को कम करना। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मौद्रिक नीति बनाता कौन है? कौन बनाता है इसको? कौन बनाता है इसको? तो जनरली हम लोग कहते हैं कि इसको बनाने का काम आरबीआई करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में काम करना शुरू किया, 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन इसके लिए अधिनियम बनाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934। आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को पिछले क्लास में जब आरबीआई की चर्चा मैं कर रहा था। आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 ही आरबीआई को अधिकार देता है मौद्रिक नीति बनाने का। ये सब अधिनियम से बनता है, ऐसे नहीं है ये कि ऐसे आरबीआई बना दिया ऐसे ही बन गया। ये आरबीआई अधिनियम अधिकार देता है। जैसे फिस्कल पॉलिसी के लिए अधिकार देता है संविधान हमारा, अनुच्छेद 112 कि सरकार को बनाना है बजट, और भी कई अधिनियम है, वहां बताऊंगा, उसकी चर्चा जब मैं करूंगा तो। लेकिन मौद्रिक नीति का अधिकार जो है आरबीआई 1934 देता है कि आरबीआई एक देश के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी। तो जून 2016 से पहले आरबीआई की एक टीम जो है, आरबीआई की एक समिति जो है, जिसका हेड जो है गवर्नर होता था, वो जो है इसको बनाता था, समिति जो है बनाती थी इसको। समझ रहे हैं? जून 2016 से पहले मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण आरबीआई की कमेटी के द्वारा किया जाता था, जिसका हेड आरबीआई गवर्नर होता था। लेकिन जून 2016 में क्या किया गया, इस आरबीआई एक्ट में परिवर्तन कर दिया गया। जून 2016 में किसके कहने पर? एक समिति आई थी, उर्जित पटेल समिति, जो बनाई गई थी 2014 में। उर्जित पटेल समिति जो बनाई गई थी 2014 में, बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी थी। मैंने क्लास में कई बार इस कमेटी के बारे में बात किया है, जब बताया कि पेमेंट बैंक बनाया गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया गया, वो सब। खैर, वो उर्जित पटेल कमेटी नहीं थी, उसमें कौन कमेटी थी याद है ना आप लोगों को? नचिकेत मोर कमेटी। लेकिन जो उर्जित पटेल कमेटी थी वो किसने किया? उसने क्या किया? मैंने कई जगह बताया, मुद्रास्फीति में
जो लक्षित मुद्रास्फीति है वहां पर उर्जित पटेल समिति ही सुझाव दिया था। पेमेंट बैंक का और स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो नचिकेत मोर समिति है, उर्जित पटेल समिति नहीं है, वो फ्लो में आपको बता दिया मैं, ध्यान रखेंगे उसका। तो ये चीजें जो हैं आपको ध्यान रखना है कि जून 2016 में परिवर्तन किया गया, क्योंकि उर्जित पटेल समिति ने कहा कि भाई ये जो आरबीआई बनाती है, खुद आरबीआई गवर्नर भी बने, बाद में हट भी गए जल्दी ही, तो उन्होंने कहा कि जो ये आरबीआई की टीम बनाती है ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें इसके क्षेत्र को व्यापक करना चाहिए, इसमें कुछ और लोगों को जोड़ना चाहिए। और इन्होंने सुझाव दिया, क्या समिति ने, एक मौद्रिक नीति समिति की। क्या सुझाव दिया? मौद्रिक नीति समिति की, जिसे हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इंग्लिश में, शॉर्ट में इसको हम लोग एमपीसी कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के। इन्होंने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए, क्योंकि आरबीआई देखो हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, लोकतंत्र में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, अभी महंगाई बढ़ रही है, अभी तो खैर नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, आप किसको दोष देते हो? आरबीआई को, आरबीआई गवर्नर को, सिविल सेवक को, किसी को देते हो? नहीं, किसको नहीं देते हो आप? किसको? सीधे सरकार को, प्रधानमंत्री को, कि महंगाई उनके चलते बढ़ रही है। लेकिन हमने पढ़ा क्या, महंगाई नियंत्रित कौन करता है? बेसिकली आरबीआई करता है, और दोष हम देते हैं डेमोक्रेसी में सरकार को। तो समिति ने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए जो रेट सेटिंग करना है, जो मौद्रिक नीति बनाना है, रेट सेटिंग आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को, जो मौद्रिक नीति बनाना है उसमें कुछ और लोगों को शामिल किया जाए और एक समिति गठन किया जाए जिसमें कुछ आरबीआई के लोग हों और कुछ बाहरी लोग हों, वो लोग मिल करके और तब जाके मॉनेटरी पॉलिसी बनाए, तो निश्चित तौर पर मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा पारदर्शी होगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। तो इस समिति के सुझाव के आधार पर गवर्नमेंट ने आरबीआई एक्ट 1934 में परिवर्तन किया, और उसके बाद जून 2016 में, ये स्टोरी समझ गए आप क्यों किया गया ऐसा, पटेल समिति के कहने पर। और इस कहने के बाद जून 2016 में एमपीसी का गठन किया गया, मॉनेटरी पॉलिसी समिति का। कब किया गया? जून 2016 में, और इसकी बैठक भी हुई तब। ये जो एमपीसी है ये 6 सदस्यीय समिति है, इसमें 6 मेंबर हैं, और 6 में आरबीआई के 3 लोग हैं और बाहरी जो हैं वो 3 लोग हैं, बाहरी भी 3 लोग हैं और आरबीआई के भी 3 लोग हैं। अब बाहरी में कौन कौन है इसकी बात हम कर लें। तो कोई पूछे एमपीसी में कितने मेंबर हैं, तो 6 मेंबर हैं, 3 आरबीआई के और 3 बाहरी। बाहरी कहां से आते हैं, कौन होता है वो बाहरी? मतलब विदेशी नहीं, बाहरी मतलब इंडिया के लोग ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा। और बाहरी मतलब बताऊंगा कि कौन कौन आएंगे। अब आरबीआई के 3 लोग कौन कौन से होंगे? तो पहला आरबीआई गवर्नर होगा, ये फिक्स है। आरबीआई का एक डिप्टी गवर्नर होगा, आरबीआई में कई डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसमें एक डिप्टी गवर्नर होगा, और एक आरबीआई का अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति जो है आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड जो होता है, आरबीआई का संचालन बताया ना, आरबीआई पढ़ाया डिटेल से मैंने बताया आप लोगों को। हाँ 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 सिर्फ कहिए, जो लोग क्लास लिए हुए, जो लोग नहीं लिए हुए पीछे, वो लोग मत कहें कि हाँ हाँ, है ना, हाँ वही कहें जो मैं पहचानता हूँ सब किसी को, कौन क्लास इतने लोगों में 100-200 लोग में मैं पहचानता हूँ कि कौन लोग क्लास लिए हैं कौन नहीं लिए हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैंने पढ़ाया था कि आरबीआई का एक निदेशक मंडल होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि पूरा आरबीआई ऑपरेट करते हैं, उसी में से एक अधिकारी की नियुक्ति वही सेंट्रल बोर्ड जिसमें 21 मेंबर होते हैं, बताया था आप लोगों को मैं, उसमें 21 मेंबर होते हैं, उसी में से एक सेंट्रल बोर्ड जो है एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा और वो आरबीआई के एमपीसी कमेटी का मेंबर होगा। यानी 3 लोग आरबीआई के होंगे, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक अधिकारी जिसकी नियुक्ति केंद्रीय बोर्ड आरबीआई के द्वारा की जाएगी। ठीक है। अब जो है बाहरी लोग कौन होते हैं? 3 बाहरी जो होंगे, इन बाहरी में ध्यान रखिएगा, इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है? इन तीनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इन तीनों में से किसकी नियुक्ति करती है? तो 3 क्षेत्रों को ध्यान रखें। पहला है बैंकिंग, दूसरा है आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स,
और तीसरा है बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस से संबंधित होंगे, बैंकिंग से संबंधित होंगे, इकोनॉमिक्स से संबंधित होंगे, इन लोगों को लाया जाता है। कौन लोग होंगे? जो कि इसमें पढ़े लिखे लोग होंगे और जिन्होंने कई प्रकार की बैंकिंग, वित्तीय और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, फिनांस के सेक्टर में, इकोनॉमिक्स के सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा। जनरली ये बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं जो कि अर्थशास्त्र में और बैंकिंग में और इन चीज़ों में अपना योगदान दिए होते हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा कि तीन जो बाहरी लोग होंगे वो कहाँ से आएंगे? वो तीनों जो हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उनको, और तीनों जो कहाँ से आएंगे वो बैंकिंग, फाइनेंस और जो है उसके सेक्टर से आएंगे, है ना। इनकी नियुक्ति जो है मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन करती है? तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट कई कमिटियां होती हैं, उसी में एक कमेटी होती है कैबिनेट कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। वही समिति जो क्या कहते हैं, कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट, नियुक्ति मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। नोट करते रहेंगे आप लोग। यही समिति जो है इन तीन लोगों की नियुक्ति करती है, और तीनों लोग, बार बार बोला मैंने, कई बार बोला, इकोनॉमिक्स, फिनांस एंड बैंकिंग, इन तीनों सेक्टर से आए होते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी जो है बताऊंगा कौन कौन लोग हैं, आप समझ जाएंगे। और इसमें 3-4 फैक्ट है जो आपको जानना होगा। बाहरी लोगों में इनका टेन्योर जो है, कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होता है। इनकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होती है। 16 में हुआ 2020 के लिए, और फिर 20 में हुआ 2024 तक के लिए। अब 24 में इनकी हटा दिया जाएगा और फिर नए लोगों की नियुक्ति होगी। ध्यान रखिएगा कि इनकी पुनः नियुक्ति नहीं होती है, पुनः नियुक्ति नहीं होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीअपॉइंटमेंट नहीं है इनका। एक बार जो हो गया 4 साल, दोबारा नहीं होगा। जैसे पहली टर्म में 2016 में कौन कौन थे, नाम पूछेगा नहीं आप लोगों को, लेकिन फिर भी जान लो। एक पम्मी दुआ थी, SRCC कॉलेज दिल्ली की डायरेक्टर थी, चेतन घाटे थे, और एक रविंद्र ढोलकिया थे। ये 3 लोग थे। IIM के प्रोफेसर ढोलकिया थे, और इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI जो कोलकाता में है, उसके जो प्रोफेसर थे चेतन घाटे। ये 3 लोग थे। ये 2016 से 2020 तक रहे। उसके बाद अभी 3 लोग जो हैं, असीमा गोयल हैं, जयंत R वर्मा हैं, और शशांक भिड़े हैं। ये 3 लोग, तीनों कहीं प्रोफेसर हैं, कहीं रिसर्चर हैं। ये 3 लोग हैं। इनकी भी अब 2024 में हटा दिया जाएगा इनको, और इनकी दोबारा नियुक्ति नहीं होगी। यानी इनकी पुनः नियुक्ति नहीं होती है, और इनकी 4 साल के लिए होती है। और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल बेसिकली नहीं होते। प्रोफेसर हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर, या गवर्नमेंट का कोई मंत्री, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, जनप्रतिनिधि वगैरह, इसमें उन लोगों की नियुक्ति नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, सरकारी अधिकारी जो है इस पद पर नहीं आते हैं। अधिकारी का सेंस सिविल सेवक और मंत्रीगण वगैरह इसमें मेंबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये 3 RBI के और 3 बाहरी मेंबर की बात की। नाम भी इनका मैंने बता दिया आप लोगों को, जानने के लिए, जानकारी के लिए, कि आपके मन में कौतूहल होगा। अब सवाल ये होता है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये काम क्या करती है? काम क्या करती है, इससे पहले थोड़ा और कुछ बातें कर दूं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, जो कि एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आती कितनी बार है साल में? तो ध्यान रखिएगा, ये द्विमासिक है, बाई मंथली है। यानी कि ये साल में 6 बार आती है, 6 टाइम्स इन ईयर। एक वर्ष में 6 बार आती है, हर 2 महीने पे आती है। शुरुआत होती है अप्रैल से, अप्रैल, उसके बाद फिर जून, फिर अगस्त, फिर अक्टूबर, फिर दिसंबर, फिर फरवरी। ये 6 बार हो गया। साइकिल में चलता रहेगा। अप्रैल में शुरू होगा, अभी अप्रैल वाली आ गई है, जून वाली आएगी आप लोगों को बहुत जल्दी ही, जब हम जून माह में आएंगे। जनरली फर्स्ट वीक में आती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी साल में 6 बार आती है, बाई मंथली आती है। फैक्ट है, सब नोट आप लोग करते रहें। जहां समझ नहीं आएगा, जब मैं डाउट सेशन करूंगा अभी एंड में क्लास के, तो आप लोग उससे बात कर लेते हैं। ठीक है ना, बाई मंथली होती है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी जो है ये भी 6 बार होती है। जब जब मॉनेटरी पॉलिसी आनी होगा तो 6 जो मेंबर होंगे वो मुंबई में मिलेंगे और ये बात करेंगे। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये 3 जो है ये फुल टाइम मेंबर हो जाते हैं, और ये 3 जो है पार्ट टाइम मेंबर हो जाते हैं।
बाहरी लोग पार्ट टाइम मेंबर है क्योंकि ये बाहर से आते हैं, ये कहीं और भी सेवा दे रहे होते हैं। लेकिन ये जो आरबीआई के मेंबर हैं, आरबीआई के जो एम्प्लॉई हैं, वो फुल टाइमर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। यानी 3 फुल टाइमर हो गए और 3 हमारे क्या हो गए, 3 हमारे क्या हो गए, पार्ट टाइमर हो गए, है ना। तो ये 6 बार मिलते भी हैं, 6 मीटिंग होती है इनकी, जो कि मुंबई में ही होती है ऑब्वियसली, कि आरबीआई का हेडक्वार्टर तो मुंबई है, जानते ही आप लोग। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी का चेयरपर्सन जो है वो कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा इसका, तो आरबीआई गवर्नर होगा। आरबीआई गवर्नर जो है वही इसका चेयरपर्सन होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आरबीआई बहुत बार पूछता है क्वेश्चन वगैरह कि आरबीआई गवर्नर को क्या वीटो पावर है, तो नहीं, आरबीआई गवर्नर को वीटो पावर नहीं है। वीटो समझते हैं ना, जिसके पास वीटो होगा वो जो कहेगा वही काम होगा। वीटो लगा दिया तो सारे मेंबर एक तरफ, और उसने कह दिया कि ये होना है तो ही होगा। जैसे यूनाइटेड नेशन में है, कुछ देशों को वीटो प्राप्त है, हम लोग भी वीटो के लिए काम कर रहे हैं, दानी रहे हैं, अभी तक हमको वीटो का पावर नहीं मिल रहा है। मतलब वीटो इन द सेंस सुरक्षा परिषद में हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, और आप जानते ही हैं कि किस देश के चलते हमें उसमें एंट्री नहीं मिल रही है। ये तो खैर पॉलिटी का पार्ट है, आप लोग पढ़ते होंगे। तो आरबीआई गवर्नर को वीटो पावर नहीं है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें कि आरबीआई गवर्नर को कहा जाता है निर्णायक वीटो। एक टर्म है, जान लीजिए, निर्णायक वीटो या निर्णायक वोट कह सकते हैं। उसको वीटो कहना उचित नहीं होगा, निर्णायक वोट। मतलब आरबीआई में कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं। अब मान लो उनकी मीटिंग हुई, 3 लोगों ने कहा कि रेट बढ़ाना है, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर बढ़ाना है। ये बात करेंगे हम अभी रेपो रेट वगैरह के बारे में, सीआरआर के बारे में। ये 3 बढ़ाना है और बाकी 3 लोग कहे कि नहीं बढ़ाना है, तो टाई हो गया मामला। अभी टाई मामले में क्या होगा, रेट बढ़ेगा कि रेट नहीं बढ़ेगा। उस केस में आरबीआई गवर्नर जो है ये अपना फिर वोट देगा। एक बार वोट दे चुका है, ये एक बार कह चुका है कि बढ़ेगा, ये कह रहे हैं नहीं बढ़ेगा, या इसमें से 2 कह रहे हैं बढ़ेगा, एक कह रहे हैं नहीं बढ़ेगा, इसमें से 2 कह रहे हैं बढ़ेगा, एक कह रहे हैं नहीं बढ़ेगा। तो यानी 6 लोग मिलाकर, जो नहीं है कि 3 यही लोग या 3 यही लोग, 6 लोग मिला करके 3 लोग कह रहे हैं बढ़ेगा, 3 लोग कह रहे हैं नहीं बढ़ेगा। वैसे केस में एक बार फिर पुनः आरबीआई गवर्नर वोट देगा और वो जो कहेगा वही होगा। इसे कहते हैं निर्णायक वोट। निर्णायक वोट का अधिकार आरबीआई को दिया गया है और आरबीआई गवर्नर जो है निर्णायक वोट देता है। वो जो कहेगा वही होगा, उसी को अंतिम माना जाएगा। ठीक है। अब सवाल होता है कि आखिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये काम क्या करती है, ये काम क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के काम इनका क्या फंक्शन है, क्या काम है। तो देखो, जो बताया मैंने यहां से यहां तक, ये मुद्रा आपूर्ति को कम करती है, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाती है, घटाती है, यही तो काम है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। आरबीआई क्या है, या देश की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, ये मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना घटाना। अब इस बढ़ाने घटाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो कई प्रकार के टूल्स कहे जाते हैं, उपकरण कहे जा सकते हैं, औजार कहे जा सकते हैं, विधियां कही जा सकती हैं, मेथड कहे जा सकते हैं, ये आरबीआई इस्तेमाल करती है। तो उन विधियों की चर्चा ये बाद में करते हैं। लेकिन कोई पूछे एमपीसी काम क्या करता है, तो कई प्रकार की दरें होती हैं। जैसे एक होता है सीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात, एक होता है एसएलआर, सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कई प्रकार के आपके ब्याज दर, ये इसको हम अनुपात कह सकते हैं, इसको बेटर होता है अनुपात कहना, रेशियो कहना कहते हैं इसको, रेशियो, सीआरआर, एसएलआर वगैरह। और कई प्रकार की दरें होती हैं, जैसे बैंक दर, रेपो दर, रेपो रेट, सब पढ़ेंगे हम लोग अभी। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ होता है, एमएसएफ होता है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, सब सुनते ही आप लोग, इन सब की बात हम करेंगे। तो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का यही काम होता है, इन दरों को ठीक करना और ये सारी अनुपातों को ठीक करना,
इन दरों को ऊपर नीचे करना, और यही ऊपर नीचे होने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ेगा या मनी सप्लाई घटेगा। इसी के द्वारा आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, इसी के द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रित होगा। ये इसमें कई विधियां हैं, 2 विधियां, मात्रात्मक और गुणात्मक, उन सब की बात हम करेंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इन सब की बात हम करेंगे। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कार्य क्या करती है। तो कोई पूछे क्या कार्य है, तो देश में जो भी अनुपात हैं CR और SLR, उनको कम करना, उनको ज़्यादा करना, देश में जो भी दरें चलती हैं अर्थव्यवस्था में, ब्याज दर में, बैंक दर, रेपो दर, उनको कम ज़्यादा करना, सीमांत अस्थायी सुविधा MSF उसको कम ज़्यादा करना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। ये सब क्रय विक्रय सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं, ये आप 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद सब जानते रहेंगे एक करके, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पर अभी जितना समझाया मैंने, ये सिर्फ समझाया कि मौद्रिक नीति होती क्या है, क्यों होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, बनाता कौन है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, और जब भी एग्जाम में से प्रश्न आए तो आप निश्चित तौर पर उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। इससे मुझे कोई संदेह या कोई शंका नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके आगे चीजों की, जो ये दर वगैरह कैसे होता है इनके बारे में। ठीक है, चलिए।